हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कैफे। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक जर्नल एंट्रीज और बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे बिल ऑफ एक्सचेंज के। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम बेसिक क्वेश्चंस। एकदम बेसिक सा क्वेश्चंस होगा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we have a question which is from Maharashtra textbook. It is an illustration. If you want, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक आपके पास है या फिर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है महाराष्ट्र स्टेट बुक टेक्स्ट बुक की 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स की, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता. Okay, first you have to identify who is drawer here, who is drawer here. Okay, so that you should know कि drawer कौन है, drawee कौन है, तो उसके बुक में कौन सी एंट्री और कब पास करनी है। So we have Anita sold goods to Neeta. Anita sold goods to Neeta, right? Anita ने नीता को गुड्स सोल्ड किया है, which means Anita is seller and Neeta is purchaser, which means Anita is drawer and Neeta is drawee, right? अब कितने का गुड्स सेल किया है? 33,500 ऑन 8th May 2019। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू कि इस लेक्चर में, ये जो बेसिक लेक्चर है हम लोगों का, इस लेक्चर में अगर आप डेट्स पे फोकस न करके जर्नल एंट्रीज पे फोकस करोगे तो दैट इज बेटर। आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप जर्नल एंट्रीज को सीख लो, उसके बाद हम डेट्स की कैलकुलेशन भी देख लेंगे कि एक्चुअली डेट्स कैसे लिखनी है, डेट्स को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक चीज जो जर्नल एंट्रीज होती है वो आनी चाहिए आपको। उसके बाद हम लोग डेट्स तो कभी भी सीख सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। ओके, सो अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता विच इज 33,500. सो हियर वी हैव ड्रॉवर एंड ड्रॉई। सो दोनों की बुक्स हम लोग फॉर्म करेंगे साइमल्टेनियसली। सो दिस इज माई ड्रॉवर which is Anita, and this is my drawee, Neeta. Okay, so this is my books of drawer and this is my books of drawee. Okay, so in this case drawer is Anita and the drawee is Neeta. Okay, so यहाँ पे सेल्स हुआ है सबसे पहले, ऑब्वियसली बिल है। बिल फॉर्म तभी होगा जब सेल्स होगा, करेक्ट, राइट? तो सेल्स हो रहा है, सेल्स मीन्स व्हाट? This person is selling and this person is purchasing, correct? So here we are going to write to sales. Our first entry will be sales. तो ये जो सेल्स अनीता कर रही है, किसको कर रही है? नीता को सेल कर रही है, राइट? तो यहां पे क्या लिखना है हमें? नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स and the cost of sales is 33,500. 33,500. This is 33,500. Let's ignore the narration for just now. Let's focus on the journal entry first. Then we'll see how we are going to write narration, how we are going to calculate the dates. Okay. So in the books of drawee, see, one is seller, the second one is purchaser. Correct? Purchase is always debit. So this is purchase account debit to, किसके पास से परचेस किया है? फ्रॉम अनीता. So Anita 33,500 and 33,500 in the debit, 33,500 in the credit, 33,500. Okay. So अब देखते हैं सेल्स के बाद क्या होगा। मोस्टली सेल्स के बाद होता क्या है? बिल ही बनता है, करेक्ट ना? लेट्स सी व्हाट इज देयर। अनीता draws a bill. Anita draws a bill of 22,500 on Neeta. ठीक है, so the bill is drawn for 22,500. बिल हैज बीन ड्रॉन फॉर 22,500. बिल बनाए, फॉर्म करते बिल। बिल की एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. फॉर दिस पर्सन इट इज रिसीवेबल and for this person it is payable, correct? So here bill receivable account debit to Neeta, right? And the amount of bill according to your question is 22,500. And in the books of drawee just opposite entry pass करनी है, which is Anita account debit to, this is bills payable for Neeta. Okay, so the total amount is 22,500. 22,500. So this is your bill drawn and accepted entry. This is your sales and purchase entry. For this person it is sales, for this person it is purchase.
and here this is drawn and this is accepted. Okay. Now let's see what is next in the question we have. So the next one is the bill has been drawn for 22,500 on Nita, which is for 4 months and was accepted by Nita also. On 4th April 2019, Anita sent the bill to the bank for collection. Anita means drawer and drawer is sending that bill to bank for collection, right? So the entry for sending bill to bank for collection will be your third entry. This is sent for collection account debit to. So what we are going to send? Bill we are going to send. So we are going to write here bill receivable. अब प्रॉब्लम ये है कि अमाउंट क्या लिखना है, जितने का बिल होगा वही अमाउंट आएगा ना, बिल ही तो सेंड कर रहे हैं, वी आर सेंडिंग बिल, राइट? सो वी आर गोइंग टू राइट द सेम अमाउंट विच इज द बिल अमाउंट. So the bill amount here is 22,500. See, there's a difference between sales amount and the bills amount. Okay, so don't get confused. Here the bill is drawn for 22,500. So the amount of bill is also 22,500. जो बिल आपने सेंड किया होगा ऑब्वियसली वो 22,500 का ही होगा. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू राइट 22,500 and 22,500. ओके, सो द प्रॉब्लम इज अब ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री पास करें सेंड फॉर कलेक्शन की. एज आई हैव टोल्ड यू, ड्रॉई को तो पता ही नहीं होता कि सेंड फॉर कलेक्शन गया है, ड्रॉई को तो पता ही नहीं है कि डिस्काउंट हो रहा है, ड्रॉई को तो पता ही नहीं है कि एंडोर्स हो रहा है. तो ड्रॉई को जब पता ही नहीं है तो यहाँ पे तो कोई एंट्री आएगी ही नहीं. सो वी आर नॉट गोइंग टू पास एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, राइट? सो द नेक्स्ट इज ओके. अब यहां तक जो क्वेश्चन था इसमें 3 केसेस दिए इन लोगों ने. 3 केसेस में जो पहला केस है, केस 1 में क्या है, बिल इज हॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड अनीता पेड बैंक चार्जेस. अब बिल जो है वो सेंड फॉर कलेक्शन गया था, बिल जो है वो हॉनर्ड भी हो गया है. अब हॉनर्ड हो गया है तो हॉनर्ड की एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना. तो हॉनर्ड हुआ है बट द प्रॉब्लम इज चार्जेस भी चार्ज किए बैंक ने. ओके, सो बैंक हैव चार्जेस आल्सो. नाउ लेट्स सी, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हॉनर्ड की एंट्री क्या होती है. व्हाट इज एंट्री फॉर हॉनर्ड? सो दिस इज माय केस ए. केस ए में हॉनर्ड हुआ है. हॉनर्ड मीन्स व्हाट? वी आर रिसीविंग द मनी. हॉनर्ड मीन्स व्हाट? वी आर रिसीविंग मनी. Okay, and the payer is paying money to us. Okay, so the entry is cash bank account debit to. Honored की एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बैंक चार्जेस भी है. ठीक है, बैंक चार्जेस मीन्स व्हाट? इट्स अ लॉस फॉर अस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, करेक्ट? सो बिल के सामने हमेशा बिल अमाउंट लिखना है. बिल अमाउंट हमारे पास है 22,500. ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, बैंक में सेंड फॉर कलेक्शन के लिए सेंड तो कर दिया 22,500, राइट? अब बैंक क्या आप लोगों के घर पे आके वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर जाएगा? नहीं ना. बैंक क्या करेगा? बैंक इज गोइंग टू डिडक्ट दैट चार्जेस एंड बैंक इज गोइंग टू रेमिट यू द बैलेंस. ठीक है, सो द बिल अमाउंट इज 22,500 but your bank charges is 200 rupees, which means bank is going to remit you 22,300. 22,300. 200 has been deducted for because of bank charges, right? So 200, this is bank charges. We are going to write in the debit side. This is bank charges account debit. Okay, so this is your honored entry in the books of drawer, and in the books of drawing your entry will be it will be normal honored entry. As you all know कि उसको पता ही नहीं है कि send for collection गया है. Okay, one more thing, we are not going to write a bill receivable. We are not going to write a bill receivable because right now we don't have bill. We have sent the bill to collection, so we are going to write a sent for collection. ऊपर देखो क्या लिखा है, बिल आपके पास है ही नहीं, बिल बैंक के पास है, सेंड फॉर कलेक्शन गया है, तो यू आर नॉट गोइंग टू राइट योर बिल रिसीवेबल, यू आर गोइंग टू राइट सेंड फॉर कलेक्शन. एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग नॉर्मल एंट्री गोइंग टू पास. नॉर्मल एंट्री क्या होती है हॉनर्ड की? यहां से जाएगा कैश टू कैश एंड बैंक. ओके, एंड यहां पे हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. अमाउंट विल बी सेम.
Okay, so this is your case A. Now we'll start case B. अब case B में क्या है देखते हैं. Case B we have bill is dishonored on the due date. Same question, but the case B is इस case में bill dishonor हो गया, right? Bill is dishonored on the due date. So on the due date your bill has been dishonored. So what you're going to do? You're going to pass dishonor entry, okay? But in this case, the case is sent for collection. I'll explain you. Just wait. So this is B. फर्स्ट डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट ये होती है, विच मीन्स नीता अकाउंट डेबिट, राइट? ये एंट्री है नीता अकाउंट डेबिट टू. यहां पे एंट्री क्या होती है? टू बिल रिसीवेबल होती है ना, बट ये तो नॉर्मल केस में है और हमारा जो केस है वो सेंट फॉर कलेक्शन है. हमने जो केस किया है, इस क्वेश्चन को हमने जो सॉल्व किया है वो सेंट फॉर कलेक्शन है ना. इसके पहले वाली एंट्री जो थी पास की थी वो हॉनर्ड की थी, उसके पहले जो पास की थी वो सेंट फॉर कलेक्शन है. तो इसका मतलब ये नॉर्मल डिसऑनर नहीं है, सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर है, राइट? सो बिल रिसीवेबल की जगह पे इंस्टेड ऑफ बिल रिसीवेबल वी आर गोइंग टू राइट सेंट फॉर कलेक्शन, बिकॉज वी डोंट हैव बिल, वी हैव सेंट बिल फॉर we have sent bill in the bank for collection. So that is why we are going to write here sent for collection. Okay, but in case of drawee, again doesn't matter for drawee, bill is whether endorsed, discounted, sent for collection, the entry will be same in each and every cases. So the entry here will be bills payable account debit to Anita. This is your normal entry. So this is your case B. So the amount of bill was 22,500, 22,500 here, and in this case also 22,500 and 22,500. So this is your case B, which is dishonored. On the due date, your bill is dishonored. So we have last case, which is bill is dishonored on the due date, and in this case, noting charges has been paid, and the noting charges is 150 rupees. केस सी में डिसऑनर हो गया बिल और नोटिंग चार्जेस भी पेड हुए हैं 150 रुपीज. सो इस केस में अब एंट्री क्या पास होगी? सबसे पहले तो डिसऑनर की पास होगी, क्योंकि डिसऑनर हुआ है तो कोई टेंशन लेना नहीं है, डिसऑनर की एंट्री पास करनी है. यही है डिसऑनर की एंट्री, विच मीन्स नीता अकाउंट डेबिट टू. सेम केस है, बिल हमारे पास नहीं है, बिल हैज बीन सेंट फॉर कलेक्शन, विच मीन्स टू सेंड फॉर collection, right? So here, but the problem is we have paid noting charges also. Noting charges भी charge कर लिया है. So in this case, you are going to write cash and bank account, right? बिल कितने का था? सेंट फॉर कलेक्शन के सामने बिल अमाउंट लिखना है 22,500. नोटिंग चार्जेस विच मीन्स बैंक ने कितनी पेनल्टी डाली है? 150 रुपीज. So this is 150 डिसऑनर के जो पेनल्टी है, नोटिंग चार्जेस 150. द टोटल अमाउंट आपको तो पता ही होगा, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए ना. So here it is 22,500 plus 150, the amount will be 22,650 rupees. तो ये रही आपकी एंट्री. दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे एडिशनल नोटिंग चार्जेस को किस तरह से सॉल्व करना है. नोटिंग चार्जेस यहाँ पे एडिशनल ऐड किया है, डिसऑनर ही है बट इस केस में नोटिंग चार्जेस पेड किया है, और यहाँ पे नॉर्मल डिसऑनर था, नोटिंग चार्जेस नहीं था, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस है. दैट्स इट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी. इन दिस केस यहाँ पे भी पेनल्टी लगेगी, नोटिंग चार्जेस, रिवर्स एंट्री पास करनी है. जो यहाँ पे आपने लिखा है उसका रिवर्स. यहाँ पे देखो क्रेडिट में है ना, तो डेबिट में जाएगा. कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट विच इज 150, राइट? सेंट फॉर कलेक्शन नहीं लिखना है यहाँ पे, जिसको पता नहीं है कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या है. नॉर्मल बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 22,500 टू अनीता, टोटल विल बी 22,650. तो ये सारे थे आपके केसेस. केस ए में आपके पास था हॉनर्ड था, राइट? हॉनर्ड में भी बैंक चार्जेस थे. देन केस बी में यू वर हैविंग डिसऑनर, एंड इन केस सी यू वर हैविंग डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन सब क्लियर होगा. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम के, प्रीवियस ईयर के कुछ बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस. So thank you for watching this video.